नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है। आज सत्र का चौथा कार्य दिवस है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं राज्यसभा और लोकसभा में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज हैं जो आज लिस्टेड हैं, शामिल हैं। साथ ही बात करेंगे कि आज क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति रह सकती है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। संसद भवन परिसर में मौजूद है मेरे सहयोगी अमरिंद्र गुप्ता, जो हमें लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट देंगे। साथ ही मोहम्मद फातेह टीपू हमें राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के लोकसभा सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमेधानंद जी, और शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेडी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अमर पटनायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमर पटनायक जी। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद में आज में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का जो एजेंडा है उसे लेकर तीनों मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं संसद में आज की सुर्खियां। लोकसभा में आज समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 पर जारी रहेगी चर्चा। विधेयक को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था सदन में पेश। साल 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण और साल 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों को दर्शाने वाले विवरण पर सदन में होगी चर्चा और मतदान। और राज्यसभा में दो विधेयक, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 होंगे विचार और पारित किए जाने के लिए पेश। राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे, अपने मेहमानों से बातचीत भी उस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा शुक्रवार के दिन। रिकैप के जरिए आइए देख लेते हैं। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को लोकसभा में भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की ओर से इस बारे में उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के तहत लोकसभा में चर्चा पूरी हुई। इसके साथ ही लोकसभा में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संबंधी दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान सदस्यों ने विभिन्न विधेयक चर्चा के लिए पेश किए। बात आज के एजेंडे की, दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज लिस्टेड है। एक नजर सबसे पहले लोकसभा में क्या कुछ रहेगा खास, इस पर डाल लेते हैं। सदन में समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होनी है। विधेयक को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चर्चा के लिए सदन में पेश किया था। साल 2022-23 के लिए अनुदानों के अनुपूरक मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा और मतदान होना भी लिस्टेड है। नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव आज लोकसभा में शपथ लेंगी। लोकसभा महासचिव वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना देंगे। सभा पटल मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले भी उठाएंगे। लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाने हैं। सांसद पीपी चौधरी विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद रमा देवी सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। अमरिंद्र गुप्ता का हम रुख करेंगे, संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरिंद्र, लोकसभा को लेकर बताइए क्या संभावनाएं। हम जानते हैं पहले हफ्ते के जो 3 दिन गए हैं 100% कामकाज हुआ है और बहुत अच्छा संकेत उत्पादकता को लेकर, कामकाज को लेकर आज क्या संभावनाएं? प्रीति, जिस तरह से संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और खासा अहम दिन माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जैसा आपने बताया पिछले 3 दिन बहुत अच्छा कामकाज देखने को मिला है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज भी एक बेहतर कामकाज होगा। और क्योंकि सदन के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें
क्वेश्चन आवर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लगे हुए हैं। इसके अलावा 377 के तहत चर्चा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल 2019 है जिस पे चर्चा होनी है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारा बिजनेस है जिसमें कमिटीज़ की रिपोर्ट है, कई मंत्रालयों संबंधी प्रतिवेदन रखे गए हैं। लेकिन अगर मैं शुक्रवार को अगर की बात करूं एक रिकैप के जरिए, तो मैं आपको बता दूं कि कल फ्राइडे को, जो पहले हफ्ते के आखिरी दिन, एक बड़ा अच्छा चर्चा देखने को मिली जिसमें नियम 193 के तहत खेलों को संवर्धन देने को लेकर एक खासी चर्चा देखने को मिली, जिस पर चर्चा का जवाब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। उसमें सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने जहां खेलों को बढ़ावा देने की वकालत की, वहीं उन्होंने सरकार का भी पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे गांव-गांव तक खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बीएसपी के रितेश पांडे ने भी एक सुझाव दिया कि गाँव में किस तरह से जो लोकल खेल है उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। इसके अलावा कई और सांसदों ने उस पर अपने अहम सुझाव दिए, जिसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि अप्रैल से जो खेल संघ हैं उनको उस पर जो है ऑनलाइन हम लोग सुझाव मांगेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया और की परिकल्पना है, जिसमें दूर दराज के गांव तक खेल को जो प्रमोट करने की बात की गई है, जिसमें गांव के हर व्यक्ति को, जो युवा हैं, उनको मौका देने की वकालत की गई है, तो उसको हम ऑनलाइन सुझाव मांगेंगे खेल संघों से, जो एक अच्छी चीज देखने को मिली। इसके अलावा अर्जुन मुंडा ने फ्राइडे को भी 4 अहम बिल जो एसटी जाति को जो उसमें जोड़ने के लिए पेश किया है, जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां संशोधन विधेयक था। इसके अलावा अगर आज की मैं बात करूं, तो आज जो एक अहम बिल है वो एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल 2019, जिसको लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेश किया था। इससे पहले भी ये पेश हो चुका है, जिसके बाद ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था, क्योंकि कई सारे सुझाव इस पे मांगे गए थे, और उस कमेटी ने इसकी एक रिपोर्ट दी है, जिसके बाद आज इस पे चर्चा होनी। इसमें एक अहम बात यह है कि जब से 82 में इस बिल पे दस्तखत किए गए हैं, उसमें यह खास बात है कि भारत का कानून जो है समुद्री डकैतों के खिलाफ लागू नहीं होता है। तो एक बड़ा अमेंडमेंट के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सोमालिया में कई सारी घटनाएं समुद्री डकैती को लेकर होती रही है, तो भारत के पास क्या था कि विदेशी जो लोग थे वो अगर समुद्र में डकैती करते थे और जो समुद्री मछुआरे थे उनको अगवा करते थे, उस पर कोई कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं था, क्योंकि 200 नॉटिकल मील के बाद जो समुद्र के अंदर जो डकैती होती थी उस पर अब भारत का कानून लागू होगा। इसमें 14 साल के सजा का प्रावधान भी है, इसमें अच्छा खासा जुर्माना भी रखा गया। तो एक अच्छी चर्चा सदन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो सवाल हैं जो प्रश्नकाल में, वो भी काफी अहम, जिसमें सुमेधा नंदी का भी सवाल जुड़ा। और भी जो अपडेट है लोकसभा से जुड़ा, उसके लिए हम आपके पास दोबारा भी रुक करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमेधा नंदी जी, मैं पहले आपसे कमेंट चाहूंगी, आज दूसरे हफ्ते का पहला दिन है, पहले हफ्ते में जिस तरह से कामकाज हुआ है, कितना अच्छा संकेत मान रहे हैं आप? ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है, महत्वपूर्ण है कि जो हमारा शीतकालीन सत्र है, इसके पहले 3 दिन बहुत ही रचनात्मक रहे और उसमें जो कार्य की उत्पादकता है बहुत अच्छी रही। मेरी दृष्टि से आज का दिन भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं आज, और इसमें विपक्ष का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। तो मैं सभी सांसदों से, मेरी ओर से भी निवेदन करूँगा कि हम मिलजुल करके सदन को उत्पादक बनाएं, और सदन पर जो पब्लिक का पैसा खर्च होता है उससे जनता को भी अच्छा लगेगा कि हम जिन प्रतिनिधियों को भेजते हैं वो रचनात्मक तथ्यों पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, अच्छे बिल पास करते हैं। बिल्कुल। अमर पटनायक जी, ये कहा भी गया था कि अमृतकाल का समय है, G20 की अध्यक्षता का समय है, एक मैसेज जाना चाहिए पूरे, जो एक तरह से कहें दुनिया की नजरें हम पर हैं। आप समझ रहे हैं कि वो अच्छा मैसेज जा रहा है और बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है शुरुआत के 3 दिन? डेफिनेटली, आप देखिए, पहला चीज़ तो है कि भारत विश्व के सबसे बड़ा गणतंत्र है, तो वैसे भी जितने भी डेमोक्रेसीज हैं विश्व के, सब भारत के ऊपर नज़र रहता है कि कैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी फंक्शन करता है। अभी परसों जो 2 दिन पहले जिम्बाब्वे के डेलीगेशन आए थे, वो देख के गए होंगे कि कैसे हमारा पार्लियामेंट राज्यसभा में, लोकसभा में चल रहा है। तो इसके अलावा एक और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है G20, जिसमें हमको दिखाना पड़ेगा, भारत को दिखाना पड़ेगा कि हम एक्चुअली विश्व गुरु हैं, डेमोक्रेसी, डिस्कशन, डिबेट। तो इसलिए पार्लियामेंट जो चल रहा है अभी, वैसे चलना चाहिए, इसमें बड़ा मैसेज जाता है और ग्लोबल
पोजीशनिंग में हमारा भी स्टेटस बढ़ेगा। लोग कहेंगे कि डेमोक्रेसी कहाँ पे अच्छी तरह चलता है, इतना बड़ा देश 1.4 बिलियन वहाँ पे भी चलता है इतना बढ़िया, तो सबके लिए एक सबक बनेगा, सबके लिए एक एग्जाम्पल बनेगा। तो हम लोगों को सब मिलकर इसको चलाना चाहिए। बिल्कुल, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। और सुशील गुप्ता जी, जब शीतकालीन सत्र को लेकर हम जानते हैं कि विधायी कामकाज के लिहाज से काफी अहम ये सत्र होता है, और ये भी कहा गया कि 17 कार्य दिवस हैं, बिल भी ज्यादा है, विधायी कामकाज भी ज्यादा है। ऐसे में अब 14 कार्य दिवस और बच रहे हैं, उनके लिए भी आप मान रहे हैं कि संभावनाएं अच्छी हैं? संसद में हर सांसद चाहता है कि पॉजिटिव चर्चा हो, सरकार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सुने और उनके हिसाब से कानून बने, उनके हिसाब से बिल पारित हो। कई बार जब गतिरोध बनता है उसका कारण ये होता है कि दोनों तरफ से इच्छा शक्ति के अंदर कमी आती है। सदन को चलाना सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार सदस्य की भावनाओं को समझे, देश की भावनाओं को समझे। जब तक सरकार समझती रहेगी सदन बहुत बढ़िया चलता रहेगा। जब कहीं न कहीं सरकार की तरफ से अडामेंसी होती है तो सांसद भी मजबूर होते हैं अपने क्षेत्र की बात कहने के लिए, अपने राज्य की बात कहने के लिए, तब गतिरोध पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि सदन का जो नेता है वो नेता विपक्ष से मिले, बाकी नेताओं से मिले, उस भावना को समझे और अपने दायित्व को निभाते हुए सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाए। ये भारत का लोकतंत्र है, सारी दुनिया इसको देखती है, सारी दुनिया इसको फॉलो करती है और मैं समझता हूँ यही हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है कि हम अपनी बात जरूर कहते हैं और जिस भी प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है, और दुनिया के अंदर संसद से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे अगर चुने हुए सांसद आके अपनी बात नहीं कहेंगे, अपने राज्य की बात नहीं कहेंगे, अपने लोगों की बात नहीं कहेंगे, वो भी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ होगा। अखिलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार। अखिलेश जी, तीनों ही मेहमानों को आपने सुना और सभी बहुत पॉजिटिव हैं आगे भी कामकाज को लेकर, और हम जानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष का सहयोग भी जरूरी है। ऐसे में शीतकालीन सत्र को लेकर आपको किस तरह की उम्मीदें आगे? देखिए, इतने अच्छे संकेत हैं, 3 अलग अलग पार्टीज के सांसद बैठे हैं, उन लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात की और कहा कि किस तरह से जो पिछले सप्ताह जो कार्यवाही हुई है उसमें कोई गतिरोध नहीं, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है और काफ़ी प्रोडक्टिव तरीके से सेशन चला है। तो हम लोग को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये एक मोमेंटम जो मिला है लास्ट वीक में वो कंटिन्यू रहेगा और जो एक बार बार इश्यूज हुए हैं पिछले सत्रों में, सेशंस में हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी हैम्पर हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गतिरोध भी हुआ था, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत हुई है। और उसकी एक वजह ये भी है कि जैसे अभी फ़िलहाल कोई चुनाव भी नहीं है, तो एक चुनाव के समय में अगर सेशन चलता है तो थोड़ा सा वो भी एक उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि इस बार कम से कम जो भी विधायी काम है वो सुचारू रूप से होंगे और पूरा ये जो सेशन है उसको सारी पार्टीज मिल करके यूटिलाइज करेंगी। और चूंकि ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, सबके लिए लाभकारी है कि इस मंच से, इस हाउस से अपनी अपनी बात को लोग अपने जनता तक पहुंचाते हैं, अपने पार्टीज के व्यूज़ को रखते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बात को कन्वे करने के लिए। तो हम लोग को अपेक्षा करनी चाहिए कि जो शुरुआत हुई है लास्ट वीक की वो कंटिन्यू रहेगी। अभी कोई ऐसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से कोई गतिरोध की संभावना है। तो पूरी उम्मीद है कि ये सेशन प्रोडक्टिव होगा और मैक्सिमम समय का सदुपयोग होगा। बिल्कुल अखिलेश जी, अभी हमने मोटे तौर पर लोकसभा का क्या एजेंडा है उस पर बात की, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राज्यसभा के एजेंडे में आज क्या कुछ खास रहेगा, आइए एक नजर इस पर डालते हैं। राज्यसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए 2 विधेयक पेश किए जाने हैं। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को सदन में विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत करेंगे। इस विधेयक के जरिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। इस विधेयक के जरिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 में संशोधन किया जाना है। इसके साथ ही सदन में सभापटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और सांसद प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछेंगे।
सांसद प्रकाश जावड़ेकर विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद रमीलाबेन बिचार भाई बारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। मोहम्मद फातेह टीपू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। मोहम्मद फातेह टीपू, यही बात राज्यसभा के लिए भी है, हम देख रहे हैं सदन में काफी अच्छा कामकाज, और आज विधायी लिहाज से देखें तो काफी अहम बिल भी आज राज्यसभा में लिस्टेड है। जी बिल्कुल प्रीति, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पिछले हफ्ते की कार्यप्रणाली पे हम गौर करेंगे तो निश्चित तौर पे जो विधायी कामकाज था वो बेहतर तरीके से चला, और सदन की उत्पादकता के लिहाज से हम बात करेंगे तो राज्यसभा का कामकाज भी बहुत ही बेहतर रहा। शुक्रवार को जिस तरीके से 40 गैर सरकारी विधेयक सदन की कार्यसूची में लिस्टेड थे, उसमें यूसीसी पे चर्चा की गई। उसके अलावा जो ख़ास तौर पर स्वास्थ्य का अधिकार की जो चर्चा रही वो काफ़ी सार्थक चर्चा रही प्रीति। इसमें जिस तरीके से सांसद मनोज झा ने इसका जिक्र करते हुए बताया कि किस तरीके से ये आम लोगों से जुड़ा हुआ बिल है। उसके अलावा उन्होंने इसका जिक्र किया कि ये इस स्वास्थ्य के अधिकार की चर्चा संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी किया था, और ये आम भावना से जुड़ा हुआ बिल है, लिहाजा इसको अक्रॉस द पार्टी लाइन समर्थन मिलना चाहिए। तो फिलहाल जो पिछले हफ्ते का सत्र एक तरीके से जो पूरा 3 दिवसीय जो कार्य रहा वो राज्यसभा का बेहतर रहा प्रीति। अभी फिलहाल आने वाला जो पूरा ये इसमें 17 बैठकें होनी है और 16 बिल पूरे सत्र के दौरान इसमें पास होने हैं, तो उम्मीद की जा रही है प्रीति काफ़ी बेहतर जो है राज्यसभा का भी जो कार्य जो कामकाज है वो बेहतर रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं उनकी जो शैली है वो सबको साथ लेकर चलने की है, और वो सत्ता पक्ष के लोगों को तो वक्त दे ही रहे हैं। उसके अलावा परसों ये उदाहरण देखने को मिला कि एक सांसद का वक्त आया, वो बोलने खड़े हुए, उसके बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक टिप्पणी करनी चाहिए तो उन्होंने उनको 30 सेकंड का वक्त दिया। संसदीय लोकतंत्र में एक ये बड़ी बात होती है कि जिस तरीके से उन्होंने सबको साथ लेकर के चलने का उनका जो क्षमता है। उसके अलावा जिस तरीके से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 11 अगस्त को जब वो देश के उपराष्ट्रपति चुने गए और जिस तरीके से पिछले कई सत्र के दौरान जो सदन में व्यवधान और इंटरप्शन देखने को मिला, उसकी जो व्यक्तिगत कोशिश प्रीति उनकी रही वो सदन में रंग लाती हुई दिख रही है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि आने वाला सत्र और आने वाला जो संसदीय जो वक्त होगा वो बेहतर होगा प्रीति। बिल्कुल मोहम्मद फातेह टीपू, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी तमाम अपडेट के लिए हम आपका रुख करेंगे। अब हम विधायी जो कामकाज है उस पर अगर नजर डालें तो लोकसभा में आज समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होगी। विधेयक को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सदन में विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया था। विधेयक को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था। विधेयक पर संसद की स्थायी समिति ने 11 फरवरी 2021 को रिपोर्ट पेश की। यह विधेयक भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। इसके जरिए खुले समुद्र में होने वाली डकैती के लिए दंड तय किए जाएंगे। वेदानंद जी, अगर विधायी कामकाज पर हम नजर डाल रहे हैं तो एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, इसे कितना जरूरी आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के मद्देनजर इसे पेश किया गया, कोई घरेलू कानून भी नहीं था इसे लेकर। ये बिल कितना अहम है? देखिए, पहले जो हमारे देश और दुनिया में युद्धों की स्थिति रही है, मैदानी क्षेत्र में रही और फिर हवाई क्षेत्र में भी रही, लेकिन अभी पिछले दिनों पूरी दुनिया की गतिविधियों पर जब ध्यान देते हैं तो समुद्री क्षेत्र से ज़्यादातर एक्टिविटी गतिविधियां हो रही है। और जैसा कि अभी बताया गया कि हमारे देश में इस प्रकार का कोई कानून नहीं था। कहीं का भी कोई व्यक्ति आतंकवादी है, डकैत है, यदि कोई एक्टिविटी करता है, गतिविधि करता है, भारत के अंगरक्षा के जो हैं उस तटरक्षक उसको पकड़ भी लेते थे, तो पकड़ने बाद हमारे पास अपना कोई कानून नहीं था, फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आश्रित होना पड़ता था। और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में हमारे पक्ष की बात रखने में भी हमें दिक्कत कठिनाई आती थी। इस विधेयक में स्पष्ट रूप से कठोर दंड का प्रावधान है और इससे हमारे देश की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और हमारे विदेश मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है इस पर सभी लोग चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर बहुत मंथन विचार करने के बाद में इस बिल को भेजा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बिल है, इससे देश की सुरक्षा निश्चित हो जाएगी।
अमर पटनायक जी, इस बिल पर आपकी क्या राय है? 2008 से, जैसा अभी सुमिधानंद जी ने भी कहा, कि समुद्री लूट की घटनाएं, समुद्री डकैती घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तो बदलते समय के साथ इस कानून की कितनी ज़रूरत है? देखिए, काफ़ी 5-10 साल से आप देख रहे होंगे कि वही सोमालिया के आसपास अ, दो चीज़ होते थे। एक, वो शिप को हाईजैक कर लेते थे, तो उसमें हमारे जो भारतीय रहते थे उनको भी बंदी बना लेते थे, और उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कानून था ही नहीं। तो इस कानून में जो अमेंडमेंट अभी आ रहा है उसमें दो चीज़ हो रहे हैं। एक, वो जो जलदस्यु हैं और उसमें कोई स्टेट का भी एजेंट भी होगा, उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। और भारत का जो इंटरनेशनल फोरम में जो जो प्रतिष्ठा है वो दिखाना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि ये जो बिल में अमेंडमेंट लाए हैं उसमें वो दिखाता है कि भारत एक पावर है, उसको आप एक जलदस्यु एक शिप को हाईजैक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भारतीय हैं, उनको उनको रक्षा करना देश का कर्तव्य है। और दूसरा चीज है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी आप बंद नहीं कर सकते। लोग हमारा शिप उसको बहुत दूर लेके आते थे, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाता था। तो मेरे ख्याल में ये पहले आना चाहिए था, अभी ये सरकार लाए, तो मैं तो उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, जयशंकर जी को, और इसको हम लोग सब मिलकर पास करना चाहिए। बिल्कुल। सुशील गुप्ता जी, जब समिति के पास भेजा गया तो 18 सिफारिशें थी, जिसमें से 14 सरकार ने मान ली। काफ़ी चर्चा की गई है इस बिल पर। ऐसा लगता नहीं कि किसी भी दल का उस तरह से विरोध होगा, तो आप मानते हैं कि आम सहमति से इस बिल का पास होना ज़रूरी है? आज लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा, देखते हैं लोकसभा में क्या चर्चा होती है, इसके ऊपर क्या निष्कर्ष निकल के आता है, फिर राज्यसभा में आएगा। बिल अच्छा है, कानून बनना चाहिए, क्योंकि देश की संपत्ति और देश के इंसान, हमारे मछुआरों को भी कई बार ले जाते थे, हमारे यात्रियों को भी कई बार ले जाते थे, जो मालवाहक जहाज़ के ऊपर कर्मचारी आते थे उनको ले जाते थे, और पूरा का पूरा तेल का जहाज़ लूट लिया जाता था, पूरे सामान के जहाज़ लूट लिए जाते थे। एक क्षेत्र तक तो हमारा नियंत्रण था, परंतु एक क्षेत्र के बाद का जो नियंत्रण है वो इस कानून के तहत आएगा, और कानून ये बनना चाहिए, एक मजबूत कानून बनना चाहिए। मैं इसके पक्ष में। बिल्कुल। राज्यसभा में भी आज अहम विधायी कामकाज है जो लिस्टेड है। आज केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। इस बिल के जरिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किए जाएंगे, ताकि केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने की शक्ति दी जा सके। इस विधेयक के जरिए भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता उन कार्यालयों और आवासीय भवनों पर भी लागू होगी जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या उससे ज्यादा है। साथ ही ऊर्जा खपत के मानक वाहनों और जहाजों के लिए भी निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण विधेयक को लेकर अमर पटनायक जी, क्योंकि राज्यसभा में ये बिल है और हम देख रहे हैं कि ऊर्जा का तरीका बदलेगा और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में हर देश अब बहुत गहराई से विचार कर रहा है। इस बिल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी सारा विश्व में जो सबसे इम्पोर्टेंट अहम इशू, सब G7 हो, G20 हो, हमारा अभी COP27 हुआ, क्लाइमेट चेंज का है। तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है कि जो फॉसिल बेस्ड फ्यूल है, जो जिससे पेट्रोल डीजल हमारा खर्चा होता है, जो उसको हम यूज़ करते हैं, उसे आप शिफ्ट करके कैसे रिन्यूअल पर जाते हैं। और अभी भारतवर्ष इंटरनेशनल फोरम में एक लीडरशिप पोजीशन लिया हुआ है। प्रधानमंत्री जी हर मीटिंग में ये हमारा जो क्लाइमेट चेंज में हम लोगों का जो गोल्स हैं, वो गोल देखा जाए तो खाली भारतवर्ष ही इसको इम्प्लीमेंट किया है। विकसित देश, डेवलप्ड वर्ल्ड खाली बोले हुए हैं, लेकिन कुछ किए नहीं है। तो इस सिलसिले में ये जो बिल को देखा जाए वो उसी कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और इसमें जो कार्बन ट्रेडिंग होगा उसमें सबको फायदा होने वाला है और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगा। इस बिल के ऊपर ऑलरेडी चर्चा थर्सडे को हो चुका है, लेकिन आज और विस्तृत रूप में चर्चा होगी। ये स्टैंडिंग कमेटी को भी गया था, स्टैंडिंग कमेटी से भी आया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो एक पहलू रह गया था कि भारतवर्ष सोलर अलायंस में लीडरशिप लिया था, रिन्यूएबल में लीडरशिप लिया हुआ है, फेज डाउन ऑफ कोल में लीडरशिप लिया हुआ है, ये जो चीज एक बचा हुआ था ये इसमें कंप्लीट हो गया है। तो मेरे ख्याल में इसको भी हम लोग सब अलग अलग पार्टी के जो भी हैं, ये देश के लिए अच्छा है और देश का जो ग्रोथ पैटर्न है वो एक ग्रीन पाथवे फॉलो करेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग सब मिलकर इसको सपोर्ट करना चाहिए। हम तो सपोर्ट करेंगे ही, हमारा पार्टी सपोर्ट करेगा, लेकिन सब पार्टी इसमें सपोर्ट करना चाहिए देश का हित में।
सुमिंदर जी, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आर के सिंह जी ने भी कहा कि हमें अब निर्यातक बनना है और उस दिशा में ये जो बिल है वो काफ़ी अहम है। कुछ मैं कहूँ कि चर्चा के दौरान कुछ असहमतियां भी आई हैं, लेकिन सरकार जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है ऊर्जा संरक्षण की दिशा में, आप इस बिल को कैसे देख रहे हैं? लोकतंत्र में एक स्वाभाविक बात है कि ये पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात रखते हैं, सहमति असहमति चलती है, परंतु इसमें सबसे बड़ा राष्ट्रहित देखना चाहिए। हमें इगोइस्ट होकर के इसको भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय हित में कोई दिक्कत आए। ये जो बिल है इसमें खास तौर से जैसे अभी पटनायक जी कह रहे थे कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन जैसे पहले हम आणविक दृष्टिकोण से ऊर्जा को उत्पादित करते थे, हमारे सामने एक दिक्कत हमारी सुरक्षा की भी थी। हमने किसी देश से परमाणु ले लिया और उसके बाद में फिर उसकी एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता था, तो गोपनीयता का खतरा भी रहता था। लेकिन अभी जो एक सौर ऊर्जा के ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया है, भारत में परमात्मा और प्रकृति की बड़ी कृपा है। जितने लंबे समय तक यहाँ सूर्य की कृपा रहती है इतनी दुनिया में शायद ही कहीं रहती होगी, लेकिन हमारा ध्यान इस ओर नहीं गया। और कार्बन की दृष्टिकोण से भी सौर ऊर्जा से अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे इंडस्ट्री हैं, हमारी इंस्टीट्यूट हैं, हमारे बड़े बड़े भवन हैं, उनके ऊपर पन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इसके ऊपर यदि हम अधिक ध्यान देंगे तो उससे देश के अंदर अपना खुद का उत्पादन होगा, उसके ऊपर खर्चा भी कम आएगा, उसमें सुरक्षा की भी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है पर्यावरण, जो आदमी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम दिल्ली में जब आते हैं, मैं तो गाँव में देहात में रहता हूँ, वहाँ का वातावरण देख करके जब दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाता हूँ तो चिंता हो जाती है कि स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो ये सभी हमें देखना पड़ेगा कि पर्यावरण की दृष्टि से भी हम सौर ऊर्जा में भी उत्पादकता बढ़ाएं, उसको आगे लेकर के जाएं, दुनिया में हम अपना प्रभाव जमाएं, लेकिन हमें पर्यावरण को भी देखना है। तो ये कार्बन की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल अच्छा है, इसको सब मिलजुल करके पास करेंगे तो राष्ट्रहित में होगा। सुशील जी, आप क्या कहेंगे? जाहिर तौर पर ऐसा सब कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल पे अब हमें बहुत तेजी से उसको कम करने की दिशा में कदम बढ़ाने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से आगे बढ़ना है, और जाहिर तौर पर इसके लिए तमाम सुधारों की जरूरत होगी, जो सरकार कह रही है कि उसी दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। आप कितना जरूरी समझते हैं? पेरिस समझौते के हिसाब से सारी दुनिया के सभी देशों को गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए, देश और दुनिया के तापमान को कम करने के लिए इस दिशा में काम करने का निर्देश सब देशों ने आपस में बैठ के लिया। भारत ने भी इसमें लिया। भारत में ज़्यादातर जो पावर प्लांट हैं वो सोलर पे चल रहे हैं या हाइड्रो प्लांट हैं। जल की कमी होती जा रही है। हाइड्रो प्लांट कितने कामयाब भविष्य में रहेंगे नहीं रहेंगे, परंतु सौर ऊर्जा और वायु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, पन बिजली की ऊर्जा एक इसका मुख्य साधन रहा। इस बिल के माध्यम से दो कमियां भी मुझे इसमें नजर आती हैं, क्योंकि ऊर्जा का जो बिल है वो समवर्ती सूची में था, राज्यों को और केंद्र को बराबर का अधिकार उसके अंदर मिलता था। अब हो सकता है जो गरीब व्यक्तियों को फ्री बिजली मिल रही है, इस बिल के माध्यम से उनको उससे वंचित कर दिया जाए। नंबर एक बात, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अधिकार इसमें बढ़ने वाले हैं। दूसरा, सौर ऊर्जा की जहाँ तक बात है, आज से 3 साल पहले 28,000 रुपये पर किलोवाट पे सौर ऊर्जा लगती थी। सरकार ने जीएसटी बढ़ा दी और सरकार ने उसकी सब्सिडी को बंद कर दिया। अब करीब 45,000 रुपये पर किलोवाट पे सौर ऊर्जा लगती है। अगर हमें उस दिशा के अंदर बढ़ना है तो जीएसटी कम करना चाहिए, जो सब्सिडी थी वो बंद नहीं करनी चाहिए, ताकि देश को क्लीन इन्वायरमेंट मिले, क्लीन एनर्जी मिले। छोटे छोटे घरों के ऊपर लगने लगी थी, इंडस्ट्रीज पे लगने लगी थी, ऑफिसेज पे लगने लगी थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आम आदमी की पहुंच से थोड़ा थोड़ा बाहर होती जा रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा और राज्यों का जो हमारा संघीय ढांचा है वो डिस्टर्ब ना हो। इस बिल के अंदर इस बात पे भी सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर राज्य डिस्टर्ब होते हैं तो इस देश का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। ठीक है, राज्यों को और केंद्र के सरकार के बराबर अधिकार रहने चाहिए। ऐसे पन बिजली को भी मध्य भारत से आगे साउथ की तरफ तो प्रमोट हुआ है, ये उत्तरी भारत के अंदर भी इसको प्रमोट होना चाहिए। उसके लिए भी कोई सरकार को विशेष उपाय करना चाहिए। ठीक है, अखिलेश जी, आपकी राय क्या है? आपने मेहमानों को सुना और सुशील जी ने भी कुछ पॉइंट्स उठाए, अभी उस पर आप क्या कहेंगे? जो अधिनियम 2001 में आया उसका विस्तार एक तरह से हम देखें, बिल में लग रहा है कुछ प्रावधान है जोड़े गए हैं और इसका और ज्यादा विस्तार किया गया है।
तो जो प्रोविजंस इस बिल में हैं और जो चिंताएं कुछ विपक्ष की हैं, इन्हें मिलाकर आप क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? देखिए, जो भी चिंताएं हैं उसका निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बल्कि मैं ये कहूँ कि लास्ट वीक जो ये एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल पर जो डिबेट हुई थी, उसको हम लोगों ने देखा था कि कितनी पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से लोगों ने उस पर चर्चा की थी। और कई सांसदों के जो हमने सुना उनको बोलते हुए, तो जैसे मनीष तिवारी जी हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सुझाव दिए। और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया, एश्योरेंस दिया कि आपकी बातों को बिल्कुल हम उसको जगह देंगे। और जैसा कि आपने बताया भी कि 14 आउट ऑफ 18 जो स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन थे उसको माना भी गया था। तो मुझे लगता है कि जब नेशनल इंटरेस्ट की कोई चीज़ आती है तो उस पर सारी पार्टीज एक हो जाती हैं। ये बहुत ही एक अच्छी डेमोक्रेसी का को दिखाता भी है। और इस बिल पर भी हमको उम्मीद करनी चाहिए कि एक कंसेंसस होगा और सभी लोग मिल करके और इसको पारित करेंगे। सरकार ने जो भी प्रपोज किया है, अगर आम जनता के हित में विपक्ष की जो बात आती है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए और उसी के हिसाब से बिल को आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल अखिलेश जी। और अब एजेंडे पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राज्यसभा में और क्या कुछ लिस्टेड है। फिलहाल हम राज्यसभा में आज के विधायी एजेंडे की बात करें तो आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। इस विधेयक के जरिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 में संशोधन किया जाना है। यह विधेयक 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा से पारित हो चुका है। अमर पटनायक जी, राज्यसभा का एजेंडा है। हम जानते हैं कि कुछ राज्यों की ऐसी जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जातियों के दायरे में लाने की कोशिश है और जैसा मैं कहती हूँ कि इस तरह के बिल की चर्चा उतनी नहीं होती, लेकिन ये कदम कितने जरूरी होते हैं इस बिल के जरिए उठाना? देखिए, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट में जनजातियों को ऐड करने के लिए या शेड्यूल कास्ट का जाति को ऐड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट में आना ही पड़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सब करने के बावजूद कुछ प्रोसेस जो है उसमें डिले रहता है। तो जैसे कि ये जो 3-4 अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये चारों राज्यों के छत्तीसगढ़ के कुछ जनजातियां आ जाएंगे। लेकिन उड़ीसा जैसे राज्य से हमारा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी कई सालों से 9 जनजातियों को इंक्लूड करने के लिए लिखे हुए हैं और हमने मंत्री अर्जुन मुंडा जी को इसके बारे में जाके फॉलोअप भी किया है, पार्लियामेंट में भी इसके बारे में उठाया था कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें उनका कहना था कि उनका एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस जो है काफी टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में ये जो डिस्कशन इस बिल के ऊपर होगा, उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जो राज्य हैं जिनका ये ऐसे पेंडिंग बिल होंगे, इस तरह यहाँ पे डिस्कस हो सकते हैं। मिनिस्टर साहब को इसके बारे में पता भी लगेगा कि ये सब पेंडिंग जो बिल है कितने सालों से हैं और इसके ऊपर प्रोसेस को ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि वो कुछ आश्वासन देंगे, एश्योरेंस देंगे या कुछ बताएंगे। मैं तो उनको कई बार इसके बारे में बोल चुका हूँ। ठीक है, सुशील जी। इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत सदियों तक कुछ जातियों ने झेली है। जितना भी संवर्धन हम उनके लिए कर सकें, ऐसे बिलों के माध्यम से उनको तरक्की दे सकें। आप देखिए, सिर पे मैला ढूंढता था इस देश के अंदर, और आज भी अगर राजधानी से 50-100 किलोमीटर दूर चले जाएं तो खाने के बर्तन अलग है, बैठने की व्यवस्थाएं अलग हैं। ये कभी तो इस देश से दूर होनी चाहिए। जितना सरकार इस दिशा के अंदर जो भी बिल लेकर आएगी, मैं समझता हूँ कि हर सांसद का दायित्व बनता है कि उन जातियों के संवर्धन के लिए काम करें और उनको आगे बढ़ाएं। मैं इनका स्वागत भी करता हूँ। सुमेधानंद जी, ये जो बिल है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी थी कि जो छूट गई थी और समय समय पर उसकी डिमांड भी होती रही है। मैं माननीय अर्जुन मुंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो एक एक स्टेट के हिसाब से उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन भी करवाया है, रिसर्च भी करवाई है, पूछा भी है, स्टेट से भी पूछा है। ये धीरे धीरे सभी स्टेट्स की जो जातियाँ छूट गई है उनको इसमें लेंगे और एक व्यवस्था में जब व्यक्ति आ जाता है
तो उसका उत्साह भी बढ़ता है, उसकी प्रगति भी होती है, उन्नति भी होती है। बहुत सी कम्युनिटीज़ राजस्थान में भी थी जो घूमते, जैसे घुमक्कड़ जातियाँ थी और थी, वो उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, उनको बेचारों को कोई उनका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं था, और इसलिए उनका परिणाम क्या था। जैसे हमारे यहाँ गाड़िया लोहार था, वो एक जगह टिकता ही नहीं था, तो उसको मकान कैसे देंगे, उसको प्लॉट कैसे देंगे। अब धीरे धीरे वो इस दिशा में आए हैं, तो उनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनको स्थायित्व भी हुआ है। तो ये बहुत आवश्यक है, बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण बिल है, और इसमें सभी लोगों सुझाव आएंगे, उस पर मंत्री जी विचार करेंगे। बिल्कुल। और विधायी कामकाज के बाद हम जानते हैं, अगर हम प्रश्नकाल शून्यकाल की बात करें तो ये जो समय है ये भी संसद की जो कार्रवाई है उसका एक काफ़ी अहम हिस्सा है। सुमेधानंद सरस्वती जी का जो प्रश्न है आज वो लगा हुआ है, वो लिस्टेड है। सांसद सुमेधानंद सरस्वती वित्त मंत्रालय से राजस्थान में पीएसबी द्वारा CSR व्यय से जुड़ा प्रश्न करेंगे। आप इसे समझते हैं, ये क्या प्रश्न है और क्यों ज़रूरी लग रहा है आपको? ये देखिए, हमारे यहाँ जैसे इंडस्ट्री है और इधर बैंक हैं और कंपनीज हैं, सरकार ने एक तय किया है कि 2% CSR वो सामाजिक क्षेत्र में खर्च करेंगे। तो मैंने प्रश्न इसलिए लगाया कि प्राय हमारा बहुत सा पैसा सरकारी उपकरण में चला जाता है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी पैसा जाना चाहिए। मैंने इसलिए क्वेश्चन लगाया है कि जो बैंक हैं, बैंक भी आज बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सरकारी बैंकों के अतिरिक्त प्राइवेट बैंक हैं, उनका बड़ा भारी धनराशि उनके पास में है, वो बैंक CSR में कितने वेस्ट कर रहे हैं, इस बारे में मैंने क्वेश्चन लगाया है। और ये मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में पूछूंगा, उनका उत्तर भी आया है, इसमें मुझे कुछ पूरक प्रश्न भी पूछना है। ठीक है। और आप तीनों सांसदों को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जाना है, इसलिए मैं आप तीनों का शुक्रिया कहूंगी। सुमेधानंद सरस्वती जी, डॉक्टर अमर पटनायक, सुशील गुप्ता जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज संसद में आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अमरेंद्र, और क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल आज लोकसभा में कार्रवाई को लेकर? और जैसा हम मेहमानों से चर्चा भी कर रहे हैं, जो समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक है उस पर जो चर्चा देखने को मिल रही है और उस पर जो सरकार की तरफ से टिप्पणियां भी की जा रही हैं, वो अपने आप में काफी पॉजिटिव है। जी प्रीति, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस शीतकालीन सत्र के दौरान जो 16 अहम बिल पारित किए जाने हैं, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सभी बिलों पे गंभीरता से संसद में इस वक्त चर्चा हो रही है और जो तस्वीर है बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे 193 के तहत किसी विषय पर चर्चा हो या बिल पे हो। आज का जो एजेंडा है उसमें सबसे पहले जो आज मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव जी ने जो जीत दर्ज की है, वो आज लोकसभा की शपथ लेंगी माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। सुबह 11 बजे उन्हें लोकसभा की सदस्यता दिलवाएंगे। उसके बाद प्रश्नकाल में खासे अहम प्रश्न लिस्टेड है जिस पर चर्चा की सुमेधानंद सरस्वती जी का है। इसके अलावा काराकट से सांसद महाबली सिंह जी ने भी एक अहम सवाल सहारा इंडिया को लेके पूछा है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय और PMKY से जुड़े भी कई अहम सवाल हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो जिसकी बात आप कर रही हैं, ये ऐसा बिल है जो आमतौर पे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से समुद्र में लगातार जो डकैतियों के, जो सोमालिया और उसके आसपास के समुद्र के क्षेत्र में जो डकैतियां होती थी, उसकी चर्चा पिछले काफ़ी दिनों में हुई। और ये इतना अहम बिल इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि जब जयशंकर जी ने इस बिल को पेश किया तो उसमें जो एक अहम बात है कि उसमें अभी तक भारत का कानून लागू नहीं होता था, जो IPC है वो लागू नहीं होता था, क्योंकि जो समुद्री सीमा है उसमें 200 जो नॉटिकल मील का जो एरिया है उसके परे अगर किसी तरह की डकैती होती थी या किसी तरह की समुद्री मछुआरों को बंधक बनाया जाता था, उस पर IPC की धारा लागू नहीं होती थी। और जो हमने 1982 में जो संयुक्त राष्ट्र के साथ हस्ताक्षर किए थे, तो उसके तहत ये अमेंडमेंट एक खासा अहम माना जा सकता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ ऐसे अपराधों के लिए, समुद्री अपराधों के लिए 14 साल का कारावास है, इसके अलावा एक मोटा जुर्माना भी है। और ये बिल इंटरेस्ट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी तक इस बिल में अमेंडमेंट नहीं देखा गया था। काफ़ी टाइम से वकालत की गई थी और जैसा अभी आपकी चर्चा में भी बताया गया कि इस कमेटी के पास भेजा गया, पार्लियामेंट कमेटी ने इसको स्टडी किया, संसद की समितियों ने स्टडी करने के बाद इसमें कई सारे सुझाव दिए जिसको सरकार ने माना है। तो एक अच्छी खासी चर्चा जो है आज देखने को मिलेगी और उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह का माहौल है कामकाज का, तो उसमें ये अहम बिल भी पारित हो जाएगा। प्रीति। बिल्कुल अमरेंद्र, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो तमाम अपडेट है वो हम तक पहुंचाने के लिए। अखिलेश जी, जैसे आप कह भी रहे थे कि जो इस समय बिल लिस्टेड हैं वो देश हित से जुड़े बिल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है वो नहीं है और उस तरह से जो विपक्ष अपने कंसर्न ज़रूर जता रहा है, लेकिन बिल पास करने में और अच्छी चर्चा में पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। तो आज जो दोनों ही बिल हैं, ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा बिल और इससे पहले आपने मुझे
जो एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल है उसके बारे में जो बताया, ये दोनों ही बिल और जिस तरह से मैंने कहा कामकाज के जो दिन है वो कम है, आप मान रहे हैं कि इस तरह के जो बिल हैं वो सरकार की रणनीति रहेगी कि वो पहले पेश किए जाएं और वो पास कराए जाएं? बिल्कुल, और उसी दिशा में सरकार चल भी रही है। जो हम लोगों ने अभी तक जो डिबेट्स भी देखी हैं, जो भी नेशनल इंटरेस्ट के बिल्स हैं, उस पर काफ़ी सकारात्मक डिस्कशंस भी हुए हैं और बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं। सरकार ने भी बहुत ही इंक्लूसिव तरीके से उनको एकोमोडेट करने के एश्योरेंसेस भी दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, ये चाहे कुछ भी आप कहिए कि गतिरोध हो जाता है, आपस में फाइटिंग होती है और काफ़ी लंबी बहस होती है, इन सब के बावजूद जब कोई नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज आते हैं तो ये सारी पार्टीज एक हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल है, एक तो तारीफ करनी चाहिए सरकार की कि उन्होंने एक चीज दिखाई है, दर्शाई है कि वो कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो उनकी निगाह में है, उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इस वजह से इस कानून को और मजबूत करना सरकार की और देश का कानून उसमें लागू हो, तो ये सोच भी दिखाता है कि कितनी सेंसिटिव है सरकार की। अगर कोई ऐसा इशू है जिससे हमारे देश के नागरिक या हमारा देश का इंटरेस्ट जो है अफेक्ट होता है, तो उस पर हमें एक्ट करना है, मजबूत कानून बनाना है जिससे हम उस चीज को कंटेन कर सकें। दूसरी तरफ विपक्ष भी उसकी सेंसिटिविटी को समझती है, उसके इंपॉर्टेंस को समझती है और एक हेल्दी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करके अपने व्यूज को रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक एग्जाम्पल दिया, जब इस बिल को पेश किया गया विदेश मंत्री जयशंकर जी द्वारा, तो जो भी विपक्ष के लोग, जितने लोगों ने बोला, सबने उस बिल का समर्थन किया। उस पर जो भी उनके सुझाव थे, कुछ उनकी आशंकाएं थी, उसके बारे में सवाल पूछा और प्रॉपर तरीके से विदेश मंत्री ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक लंबी स्टडी के बाद स्टैंडिंग कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशंस दिए हैं उसको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। बल्कि थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हुआ था बिल के वर्जन को लेकर के, शायद उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कुछ इश्यूज हुए थे, वो भी विद इन फ्यू सेकेंड्स क्लैरिटी हो गई थी। तो एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लास्ट वीक में हम लोगों ने, हालांकि राज्यसभा में एक अवसर आया था जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था, किरोड़ी लाल मीणा जी ने पेश किया था, उसको लेकर के, और नेचुरली वो एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट और कंटेंसस बिल है और अगर उसको सरकार आगे बढ़ाती है तो निश्चित रूप से फिर से गतिरोध आने की संभावना पूरी रहेगी। लेकिन जो अभी तक जो सरकार द्वारा जो भी बिल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या जो भी टेबल होने हैं, उस पर मुझे लगता है कि कंसेंसस की ही संभावना है और सारे लोग मिलकर के इसको आगे बढ़ें। बिल्कुल अखिलेश जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए और जो तमाम इनपुट्स आपने दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए एक बार फिर से संसद भवन परिसर में रुक करते हैं। मोहम्मद फातेह टीपू मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, जब हम लिस्टेड कामकाज की डिटेल में बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर प्रश्नकाल भी अपने आप में राज्यसभा में काफी अहम रहेगा, अलग अलग मंत्रालय हैं जिनसे जुड़े प्रश्न आज पूछे जाने हैं। देखिए प्रीति, आज की कार्यसूची अगर हम बात करें तो अहम मंत्रालयों से जुड़े प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। उसके अलावा जो पार्लियामेंट से जुड़ी, खासकर राज्यसभा से जुड़ी जो स्टैंडिंग कमेटी है, उससे जुड़े भी रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखे जाएंगे। उसके अलावा जो परमाणु संरक्षण विधेयक है, उसमें वो काफ़ी अहम विधेयक है, जलवायु परिवर्तन के लिहाज से काफ़ी अहम विधेयक माना जा रहा है। 2001 में पहली बार ये कानून बना था, उसके बाद 2010 में इसमें परिवर्तन संशोधन किया गया। उसके बाद आज फिर जिस तरीके से देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, उस लिहाज से, उस दिशा में और अक्षय ऊर्जा की दिशा में काफ़ी अहम विधेयक माना जा रहा है। और ख़ास तौर पर भारत के लिहाज से जिस तरीके से COP यानी जो COP26 ग्लासगो में हुआ था, उस संकल्प को देखते हुए भारत का जो ये विधेयक है, परमाणु संरक्षण विधेयक है, उस लिहाज से काफ़ी अहम है, क्योंकि इसमें देखिए अभी तक इस तरह का कोई कानून नहीं था रिहायशी इमारतों के नज़रिए से, जिसमें मान लीजिए कि 100 किलोवाट की उसमें ऊर्जा खपत होनी है, तो उसमें ये कानून जब ये बन जाएगा तो उसके तहत सरकार को BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना करने का अधिकार होगा। उसके अलावा सरकार ऊर्जा बचत सर्टिफिकेट भी जारी कर सकती है कि जो ऊर्जा बचत की दिशा में जो रजिस्टर्ड
संस्था या व्यक्ति एक बेहतर कदम उठा रहे हैं तो उनको सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको अगर वो निश्चित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको प्रति दंडित भी किया जाएगा। तो फिलहाल ये जो विधेयक है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। आप गौरतलब है जिस तरीके से COP27 में मिस्र के शर्म अल शेख में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ और भारत ने विकसित देशों को दो टूक सुनाते हुए ये कहा कि जो विकसित देशों का खामियाजा विकासशील देश भुगत रहे हैं और भारत की पहल से ही लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना भी आप देश और दुनिया जानती है कि किया गया। तो फिलहाल जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है और तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है, अंटार्कटिका में बर्फ़ पिघल रहा है, उस लिहाज से ये बिल उस लिहाज से एक ये जो विधेयक है उसका जो है काफ़ी अहम विधेयक माना जा सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि फिलहाल इसमें कोई किसी तरह की व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका नहीं है। जी प्रीति। बिल्कुल, ग्लासगो में COP26 में भारत ने 5 अमृत तत्वों का जिक्र किया और उसी लिहाज से हम कहें उन अमृत तत्वों में आगे बढ़ते हुए जो भारत के कदम हैं वो कहीं ना कहीं ऊर्जा संवर्धन की और संरक्षण की दिशा में काफ़ी बड़ा कदम साबित हो सकते हैं इस बिल के पास होने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहम्मद फातेह टीपू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए प्रश्नकाल की बात करते हैं। लोकसभा में आज प्रश्नकाल में कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय से जुड़े अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद नकुल नाथ वित्त मंत्रालय से GST संग्रहण से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद सुबेदानंद सरस्वती वित्त मंत्रालय से राजस्थान में PSB द्वारा CSR व्यय से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद शर्मिष्ठा सेठी शिक्षा मंत्रालय से जनजातीय विश्वविद्यालय से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से PMKVI के तहत पूर्व शिक्षा की मान्यता से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद अनुमूला रेवंत रेड्डी वित्त मंत्रालय से मुद्रा अवमूल्यन और विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद संगन्ना अमरप्पा कारादी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद के सुब्बारायण वित्त मंत्रालय से बैंक NPA के बट्टे खाते में डाले जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद महाबली सिंह वित्त मंत्रालय से सहारा इंडिया समूह के निवेशक से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद M सेल्वराज वित्त मंत्रालय से PMMY के तहत आवंटन से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद नामा नागेश्वर राव वित्त मंत्रालय से राजस्व संग्रहण और धनराशि जारी करने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद उन्मेष भैया साहेब पाटिल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद उपेंद्र सिंह रावत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से शीर्ष कंपनी द्वारा CSR व्यय से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद राजमोहन उन्नीथन शिक्षा मंत्रालय से AMU मल्लपुरम केंद्र से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद अर्जुन लाल मीना संस्कृति मंत्रालय से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने से प्रस्ताव देने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर गदम रंजीत रेड्डी जनजातीय कार्य मंत्रालय से तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद N रेड्डप्पा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से NSSO के 68वें दौर के आंकड़ों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद GM सिद्धेश्वरा पर्यटन मंत्रालय से कर्नाटक में प्रतिष्ठित स्थलों के विकास से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद एडवोकेट AM आरिफ शिक्षा मंत्रालय से विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त शिक्षण पदों से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद TR बालू जनजातीय कार्य मंत्रालय से घुमंतू जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद लॉकेट चैटर्जी शिक्षा मंत्रालय से समग्र शिक्षा अभियान के तहत आवंटित धनराशि से जुड़ा सवाल करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, कोयला, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से दिल्ली में मलिन बस्तियों को गिराए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे।
सांसद मस्थान राव बीरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अब्दुल वहाब जल शक्ति मंत्रालय से हर घर जल कनेक्शन से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद एस निरंजन रेड्डी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संशोधित राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति की आवश्यकता से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से खादी काटने वालों और बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी देने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद ममता मोहंता नागर विमानन मंत्रालय से ओडिशा राज्य में घरेलू यात्रा के लिए उड़ान योजना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। सांसद दिग्विजय सिंह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अपात्र लाभार्थियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर कनिमोझी एनवीएन सोमू नागर विमानन मंत्रालय से संवेदनशील हवाई अड्डों पर सुरक्षा को मजबूत किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रामनाथ ठाकुर नागर विमानन मंत्रालय से हवाई टिकटों की कीमतों में अतिशय वृद्धि को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद बृजलाल कोयला मंत्रालय से कोल बेड मीथेन खनन से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद जेपी माथेर हिशम कोयला मंत्रालय से कोयला खनन के कारण विस्थापित हुए जनजातीय समुदायों के पुनर्वास से जुड़ा सवाल करेंगी। सांसद वी विजयसाई रेड्डी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद डेरेक ओब्रायन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित घरों में सुविधाओं से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद बी पार्थसारथी रेड्डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से औषधि क्षेत्र में एमएसएमई के लिए योजनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद दामोदर राव देवाकोंडा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से तेलंगाना में स्मार्ट शहरों के विकास के लिए आवंटित निधि से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।